हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सूट फाइल करते टाइम क्या प्रोसीजर होता है, कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट रूम की क्या प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट के कार्यालय की क्या प्रोसीडिंग होती है, क्या इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो हमें क्या करना पड़ता है, प्लेंट कैसे लिखी जाती है प्रॉपर, और उसका जो पूरा प्रोसीजर है कोर्ट का वो मैंने A to Z समझाया था। कोशिश की थी कि आपको समझ में आ गया हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा सूट को फाइल करने से लेकर के जजमेंट तक के प्रोसीजर को समझाया हुआ है कि कैसे सूट फाइल किया जाएगा और उसके क्या क्या स्टेप होंगे, सूट कैसे प्रोसीड होगा आगे। और जो यंग एडवोकेट्स हैं उनको मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से तुम्हारा सूट जो है वो फाइल होने के बाद उसकी कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग होती है, उसको कैसे नोटराइज करेंगे और फिर कार्यालय में जब जाएगा, कोर्ट रूम के पहले कोर्ट के कार्यालय में जाएगा और वहाँ पे जब सूट एंडोर्स हो जाता है, सूट आपका एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसके बाद की पूरी प्रोसीडिंग जजमेंट तक की मैंने समझाई थी। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा और आप वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं इसमें जो सूट आप फाइल करेंगे उसमें पार्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि पार्टीज़ को यानी पक्षकार यानी वादों के पक्षकार क्या होंगे। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि क्या क्या, जैसे मैंने कि बताया था कि प्लेंट जो है यानी वाद पत्र है, ऑर्डर 6 और 7, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, ये तुम्हारा वाद पत्र होगा और ये संबंधित है ऑर्डर 6 और 7 से। यहाँ क्या होगा कि प्लेंट को कोर्ट के अंदर फाइल करने की प्रोसीडिंग होगी, फिर प्लेंट जो है कोर्ट रूम में जाएगी, एंडोर्स हो जाएगी। ये पूरा प्रोसीजर मैंने समझा रखा है, इसको डिटेल में ना बात करके केवल समराइज कर रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में देखना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। प्लेंट एक बार एडमिट हो जाती है, फिर ऑर्डर 4 के अंतर्गत आपका सूट इंस्टीट्यूट कर दिया जाएगा। जब सूट एक बार इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है ऑर्डर 4 के अंतर्गत, तो फिर ऑर्डर 5 में कोर्ट समन भेजती है। समन किसको भेजा जाएगा? जो डिफेंडेंट होगा उसको समन भेजा जाएगा, जिसके खिलाफ आप सूट लेकर के आए हो, जिसके खिलाफ आप प्लेंट फाइल कर रहे हो कोर्ट में। अब जो कोई व्यक्ति है, रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट कह सकते हो, प्रतिवादी कह सकते हो, इसके पास दो ऑप्शन बचते हैं कि अब समन मिल गया है तो या तो वो कोर्ट में पेश हो जाए। कोर्ट में अगर वो पेश होगा तो ऑर्डर 9 हो गया, ठीक है, सॉरी, कोर्ट में अपीयर हो जाए या कोर्ट में अपीयर ना हो। अगर कोर्ट में वो अपीयर नहीं होता है तो ऑर्डर 9 हो जाता है कि वो अपीयर ही नहीं हुआ। अब अगर अपीयर नहीं हुआ कोर्ट में तो क्या होगा? एक्स पार्टी की बात चलेगी यहाँ पे। अगर उसने रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया, रिटन स्टेटमेंट ऑर्डर 6 और ऑर्डर 8 के अंतर्गत, ऑर्डर 6 में प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट आ गया, तो अगर उसने ऑर्डर 6 और ऑर्डर 8 के अंतर्गत रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया तो कोर्ट में अब क्या होगा? पेश हो गया और उसने रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया तो उसका क्या होगा? जो उसने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया गया है तो उसका एग्जामिनेशन होगा ऑर्डर 10 के अंतर्गत। और कुछ तथ्यों कोर्ट में ये लगेगा कोर्ट ने कोर्ट को छुपा रहा है या किस तरह से कोई जो भी प्रोसीडिंग है उसमें, तो उसमें कई सारी देखो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स होगा, एडमिशन ऑफ फैक्ट्स होगा, चीज़ों को पेश करने के लिए कहा जाएगा, एफिडेविट पर कहलवाया जाएगा। तो ये ऑर्डर 11, 12, 13 और 19 इसकी ये प्रोसीडिंग है बीच की, जहाँ पर डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स होगा, एडमिशन होगा कि पार्टी एडमिट करेगी, आपने प्लेंट में लिखा रिटन स्टेटमेंट, वो कहेगा चलो पॉइंट नंबर धारा 1 जो मेंशन की गई है ये एडमिट है, धारा 2 डिनाई कर रहा हूँ, धारा 3 डिनाई कर रहा हूँ। तो इस तरह से रिटन स्टेटमेंट फाइल किया जाएगा उस प्लेंट के बिहाफ पे कि कितनी प्लेंट में अगर आपने किसी को स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया है तो ये माना जाएगा कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे उसके बाद 11, 12, 13 और 19 डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, एडमिशन, चीज़ों को पेश करने के लिए कहा जाएगा, एफिडेविट पर कहलवाया जाएगा। इसकी सहायता से उसके बाद न्यायालय जो है इस स्टेज पे पहुंच जाएगा ऑर्डर 14 में कि वो इशू को फ्रेम कर सके। इशू जब फ्रेम हो जाएगा तो अब इस इशू को जो फ्रेम किया जाएगा इस पे डिबेट होगी, इस पे पूरा का पूरा केस लड़ा जाएगा और यहाँ पर
यह कंक्लूड हो कोर्ट डिसाइड, क्या मतलब जो इंटरिम है, कोई भी इंटरिम है उसमें कि अगर मान लो किसी ने किसी भूमि पर कब्जा कर रखा है तो इंटरिम इंजंक्शन लाना है। तो इस तरह से कई सारे मैंने सेक्शंस बताए हुए थे, ऑर्डर बताए हुए थे बीच के। इसके बाद ऑर्डर 20 के अंतर्गत जजमेंट पास हो जाएगा। तो ये तो मैंने पूरा प्रोसीजर पहले ही समझा रखा है अपने पुराने वीडियो में, और उसको मैंने बाकायदे एक प्लेंट के माध्यम से पूरा समझाने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं सूट में पार्टीज की बात करते हैं, पार्टीज टू द सूट ऑर्डर 1 की। तो यहाँ पे ऑर्डर 1 को हम डिटेल में लेते हैं। ऑर्डर 1 में पार्टीज टू द सूट, ओके। ऑर्डर 1 दैट इज पार्टीज टू द सूट, ठीक है। अब ऑर्डर 1 में बात की गई है किसकी, वादी की। वादी कौन होगा, हु विल बी द प्लेंटिफ, ठीक है। तो अब वादी को जो है प्लेंटिफ के यानी कि किसी वादी को ऐड करना है एज अ प्लेंटिफ, यानी वादी एक हो सकता है अगर उसका सिंपल सूट है या वो खुद इंडिविजुअल वाद पत्र दाखिल कर रहा है तो प्लेंटिफ सिंगल होगा यहाँ पे। अब अगर आपको वादी जोड़ने उसमें तो ज्वाइनिंग इन अ सूट एज अ प्लेंटिफ, ज्वाइनिंग इन अ सूट एज अ प्लेंटिफ। जब आप वाद पत्र दाखिल कर रहे हो तो वाद पत्र में वादी के तौर पर बतौर वादी किस तरह से ज्वाइनिंग होगी, किस बिहाफ पे जो वादी होंगे वो ज्वाइन किए जा सकते हो। तो उसमें दो क्राइटेरिया हैं। एक तो सिंपल सा है कि रिलीफ। अब अगर पिछला वाला मेरा वीडियो आपने देखा होगा, इससे पहले जाके अगर आप देख लेंगे तो मैंने उसमें एक केस की डिस्कशन की थी। उस केस में मैं एक बार यहाँ पे उस केस के सिनेरियो को दोबारा लेकर के आता हूँ। देखो मेंस का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनको भी पीसीएसजे के मेंस के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको डिटेल में ये चीज़ें मिलेंगी कि आपको एक सिनेरियो दे दिया जाएगा, उस सिनेरियो के बेसिस पे आपको प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट लिखनी पड़ेंगी, उनके बीच के प्रोसीजर जो भी हैं विद ऑर्डर विद रूल आपको लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक प्लेंट समझाई थी। प्लेंट में ये था कि के हस्बैंड वाइफ हैं। हस्बैंड वाइफ ने ये की एक प्रॉपर्टी है, जिसमें मैंने पूरा प्लेंट में लिखने का तरीका भी समझाया था कि कैसे प्लेंट लिखी जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा प्लेंट कैसे लिखी जाती है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने प्लेंट के लिखने का तरीका समझाया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, आप उसको देख सकते हैं। अब इसमें आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे न्यायालय, सिविल जज या जो भी है, जूनियर डिवीज़न और स्टेट। नीचे उसके जस्ट वाद संख्या, सन, ये मैंने प्लेंट जब लिखी है उसमें बता रखा है। अब यहाँ पर आप प्लेंटिफ्स ऐड करोगे। प्लेंटिफ्स ऐड करते समय सबसे पहले मैंने जो प्लेंट में समझाया था एक सिचुएशन कि जो वादीगण हैं वो प्रतिवादी के ऊपर एक तरह से सूट फाइल करना चाहते हैं। वो सूट फाइल किस बात पे करना चाहते हैं कि उनकी एक भूमि है, ज़मीन है, जो खेती की ज़मीन है। अब जहाँ पे अगर सूट फाइल करोगे तो प्रॉपर लिखोगे कि देखिए कि वादीगण एवं प्रतिवादी एक कृषि भूमि स्थित जिसका खाता संख्या इतना, खसरा नंबर इतना, रकबा इतना, हेक्टेयर इतना है। फिर दूसरी भूमि है, खाता संख्या, खसरा नंबर, रकबा, हेक्टेयर। फिर तीसरी भूमि है, फिर चौथी भूमि है, जो भी ज़मीन के टुकड़े हैं उसके पास है, खेत हैं जो भी, वो किस गांव में है, किस परगना में है, किस तहसील में, किस ज़िले के अंदर है, वह उसका स्वामी है और काबिज है, ठीक है, जिसे प्रश्नगत भूमि कहा गया है। यहाँ पर वो प्रश्नगत भूमि क्यों है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे इस प्लेंट में कि ये जो भूमि है इसी को लेकर विवाद है, क्योंकि जो प्लेंटिफ है वो एक तरह से वाइफ है और जो जिसके खिलाफ वो मुकदमा कर रही है, डिफेंडेंट है, वो इसका हस्बैंड है। इसमें क्या है, जो प्लेंटिफ है इसकी फैमिली है, इसके ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बच्चे हैं
और जो डिफेंडेंट है उसके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो फला फला भूमि A, B, C और D जो 4 टुकड़े हैं भूमि के, उनमें से कुछ ज़मीन वो बेच चुका है पहले और बाकी की ज़मीन वो है वो बेचना चाहता है। अब जब वो ज़मीन बेच देगा तो जो, क्योंकि जो परिवार है, जो वादी और प्रतिवादी दोनों का ही आधार वो ज़मीन ही है, तो अब जब वादीगण जो हैं उनका भरण पोषण कैसे होगा अगर वो ज़मीन ही नहीं रहेगी, तो वो एकदम से सड़क पर आ जाएंगे। तो इसलिए इसमें मैंने साफ साफ बताया था कि सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शंस है, क्लाइंट की जो समरी है, एक एक चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी इसमें। फिर मैंने कहा था स्पेशल पॉइंट डाल के कि आप न्यायालय से क्या उम्मीद करते हैं, वो आपको लिखना पड़ेगा कि वादीगण निम्न अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। क्या अनुतोष चाहिए उसे? ये अनुतोष चाहिए कि जो प्रतिवादी है वो ज़मीन बेचे नहीं, यानी कि जो ज़मीन को वो खुर्द बुर्द करने की कोशिश, ये उर्दू के वर्ड हैं जो कोर्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो ज़मीन को जो इधर उधर करने की कोशिश कर रहा है, बेचने की कोशिश कर रहा है, बिल्डर्स को ला के दिखाया जाए, तो ये एक कोर्ट जो है स्थायी आदेश पारित कर दे वादीगण के पक्ष में कि वो प्रतिवादी जो है वो जो ये ज़मीन जो जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन किया वो उसको बेच ना पाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो वाद में जो खर्चा हुआ है वो वाद का जो खर्चा है वो प्रतिवादी से दिलाया जाए। और तीसरी बात जो है, जो भी न्यायालय उचित समझे वो न्यायालय ऑर्डर में लिख सकता है। इस सब के बाद प्लेंट में सबसे नीचे तस्दीक किया जाता है, सत्यापन किया जाता है कि वादीगण ने, जो एडवोकेट ने जहाँ धाराएँ समझाई उसे पता है और कानूनी सलाह के आधार पर ये विश्वास रख रहा है कि ये सारी चीज़ें सही हैं, उसे पता है, ठीक है। फिर वहाँ से वकील साहब अपनी मोहर लगा देंगे उसमें, और वकील जो साइन करते हैं वो CPC के ऑर्डर 6 नियम 14 के अनुसार उनसे साइन करवाए जाते हैं, ऑर्डर 6 रूल 14 के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे ऑर्डर और रूल बताए थे। तो ये मैं प्लेंट इसलिए समझा रहा हूँ कि अब इसमें जो ये प्लेंट है इसमें वादी है जो उसकी वाइफ है और उसके बच्चे, तो यहाँ पे वादी जो है ज्वाइंटर होंगे। क्योंकि ज्वाइंटर क्यों होंगे? क्योंकि उन सब का रिलीफ किससे जुड़ा हुआ है? उस वादियों की भूमि यानी कृषि भूमि से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक ही एक्ट है उनका, सेम एक्ट है या फिर सेम सीरीज ऑफ एक्ट है। रिलीफ किस लिए चाहिए? तो रिलीफ जो है एक वादी कौन ज्वाइंटर हो सकता है, किसको ज्वाइंट किया सकता है, किसको पार्टी बनाया जाएगा, ऑर्डर 1। यानी कि अगर रिलीफ वो है वो क्या है, उनके जो सेम एक्ट है उसके जो रिलीफ है उन सब का सेम है या सेम सीरीज ऑफ एक्ट है, तो उनको उसमें पार्टी बनाया जाएगा। या फिर अगर हम सेपरेट सूट लाएंगे तो ये लॉ का क्वेश्चन हो जाए, दिस विल बी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट कि सेपरेट सूट नहीं लाया जा सकता। अगर हम सेपरेट सूट लाएंगे तो ये लॉ का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर कोई भी मान लो एक वैकेंसी निकलती है, उसमें कोई रिक्रूटमेंट हुआ है, तो लगभग 500 कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं, और वो 500 कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं और उसमें से कुछ जो हैं उनको जो है प्रशासन ने गलत तरीके से, जो 1000-1200 कैंडिडेट हैं जिनको गलत तरीके से प्रशासन ने एक तरह से रोक रखा है, उनका सिलेक्शन नहीं होने दिया है, कुछ क्राइटेरिया है, तो वो सारे के सारे पीड़ित पक्ष हैं। तो जब पीड़ित पक्ष हैं तो वो क्या करेंगे कि तो वो सारे कैंडिडेट मिलकर एक साथ एक सूट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि उन सारे कैंडिडेट का यहाँ पर रिलीफ जो है वो सेम है। और अगर ऐसा ये है कि क्वेश्चन ऑफ, अगर ये मतलब अगर ये अलग अलग फाइल करेंगे तो फिर ये क्या होगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि जब किसी प्रक्रिया को लेकर आपको ये पता है कि इसके तथ्य जो हैं वो क्वेश्चन में, जैसे कॉपी चेक की गई तो उसमें करप्शन हुआ है और जानबूझ करके प्रशासन ने जो है अपने फेवर के कैंडिडेट पास करा दिए हैं, तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बन जाएगा तो वहाँ पे जो पीड़ित पक्ष हैं उनको जो है सेपरेट सूट फाइल कराना, मतलब अगर फाइल करेंगे तो एक तरह से क्वेश्चन ऑफ लॉ हो जाएगा कि भैया एक बंदा आया, चलो उसका यही क्वेश्चन है, दूसरा आया वही क्वेश्चन, तो उन सबको जो है पार्टी बनाया जा सकता है। तो क्योंकि उन सब लोगों का रिलीफ सेम है या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ आ रहा है वहाँ पे, यानी कि उनके फैक्ट जो है, फैक्ट्स का क्वेश्चन आ जा रहा है वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे पार्टीज टू द सूट है। पार्टीज किसको बनाया जा सकता है? आई होप अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा जो मैंने प्लेंट पढ़ी उससे। यानी कि इस फला जो पहले मैंने प्लेंट बताई थी उसमें यह था कि वादी
जो महिला थी, उनका जो परिवार है वो पूरा उसी जिस विवादक भूमि है उसी से उनकी आयु मतलब उनसे उनकी जो है खर्चे चल रहे हैं, और अगर वो भूमि नहीं रही तो वो उनके खर्चे बंद हो जाएंगे और उनका परिवार जो है वो कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि जो उस भूमि में जो भी अगर वो बेच दी गई तो जो प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है तो उसमें जो वादीगण हैं उन सबका रिलीफ जो सेम एक्ट जो है उनको सेम सीरीज ऑफ एक्ट है, सेम एक्ट है, तो उन सबके रिलीफ जो हैं वो सेम एक्ट से जुड़े हुए हैं या सेम सीरीज ऑफ एक्ट से जुड़े, यानी एक भी भूमि जो अगर वो बेचेगा तो जितने भी वादीगण हैं यानी कि जो जिनको पार्टीज बनाया गया है, चाहे वो माँ हो उसके बेटे हों, तो जो भी पार्टी में वो सारे उस पार्टी में आ जाएंगे, तो उनको हम वादीगण बोलेंगे। उन सबको एज अ पार्टी बनाया जा सकता है क्योंकि किसी भी एक्ट से उन सबको जो वो वाद पत्र दाखिल की कर रहा है उससे सबका उसके में किसी भी एक्ट से सबका रिलीफ जुड़ा हुआ है, सेम सीरीज ऑफ एक्ट है तो उनसे भी रिलीफ सबका जुड़ा हुआ है। या फिर अलग से वो क्वेश्चन वाद लाएंगे तो वो सेम ही एक्ट के लिए लाएंगे तो सेपरेट सूट इसके लिए डालेंगे तो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो सकता है। तो इस तरह से पार्टी किसको बनाया जाएगा, जिनका रिलीफ सेम हो या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ आ सकता है। ठीक है, तो ये पार्टीज टू द सूट की बात की गई है रूल 1 के अंतर्गत, ऑर्डर 1 रूल 1। अब रूल 2 क्या है ये देखते हैं। रूल 2 क्या कहता है कि पावर, कोर्ट के पावर की बात कर रहा है रूल 2 में, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। रूल 1 में क्या कहा गया कि वादी किसको बनाया जा सकता है, यानी कि जो पार्टी है वादी जो है कौन कौन सी पार्टी जो है उनको वादी बनाया जा सकता है, पार्टीज कौन कौन सी सूट में ऐड की जा सकती हैं, तो किसको पार्टी बनाया जाएगा रूल 1 में बात की गई है। ठीक है, रूल 2 में क्या बात किया गया है, रूल 2 में बात की गई है कि पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर द सेपरेट ट्रायल। यहाँ पे कोर्ट के पास पावर है कि वो सेपरेट कर सकता है किसी, मान लो वादी हैं 4, उनमें से कोई एक ऐसा है जो कहीं बाहर रह रहा है, सपोज वो यूएस में रह रहा है, मुकदमा इंडिया में चल रहा है। अब उसकी जो तारीखें लगेगी तो यूएस वाले के लिए तो पॉसिबल होगा नहीं कि जो इंडिया में मुकदमा चल रहा है उसके लिए आए और हर तारीख में आए और वो अपना बयान दे इस तरह से। तो अगर उसका इस तरह से एक्टिविटी जिसकी वजह से कोर्ट में जो न्यायिक प्रक्रिया में डिले हो सकता है बहुत ज़्यादा, या फिर वो एम्ब्रेस करे कोर्ट की प्रोसीडिंग को, क्या करें, एम्ब्रेस करें। ठीक है, उसकी वजह से यानी कि ट्रायल ऑफ सूट जो है वो या तो डिले हो रहा है या तो कोर्ट की प्रोसीडिंग एम्ब्रेस हो रही है, तो कोर्ट चाहे तो उसका वापस सेपरेट ट्रायल करा सकता है कि भैया इसका ट्रायल जो है वो सेपरेट करेगा, बाकियों का ट्रायल कर लेते हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर द सेपरेट ट्रायल, तो इसे रूल 2 में कोर्ट के पास पावर है कि वो सेपरेट ट्रायल के लिए ऑर्डर के लिए कह सकता है। अब रूल 3 की बात करते हैं। रूल 3 और रूल 1। रूल 1 में क्या था कि किसको पार्टी बनाया जाएगा एज अ मतलब वाद पत्र में किसको पार्टी बनाया जाएगा, और रूल 3 में क्या है किसको ज्वाइंट किया जा सकता है एज अ डिफेंडेंट। डिफेंडेंट में भी कई सारे ज्वाइंट हो सकते हैं, ज्वाइंट एज अ डिफेंडेंट। रूल 1 में क्या था, प्लेंटिफ में यानी कि जो वादी किसको बनाया जाएगा और उसमें कितनी पार्टी किस पार्टी को ऐड किया जा सकता है, और रूल 3 में डिफेंडेंट के बारे में बात की थी, किसको ज्वाइंट किया जा सकता है डिफेंडेंट के तौर पे, यानी कि जिनका रिलीफ, जिसके अगेंस्ट रिलीफ क्लेम किया गया है। तो रिलीफ क्लेम जिसके अगेंस्ट किया गया है, यानी जिस व्यक्ति से उनको, जैसे मेरे वाले पुराने जो मैंने बात पत्र बताया उसमें क्या था, किसके अगेंस्ट रिलीफ किया गया था, जो डिफेंडेंट था उसके, वो सिंगल डिफेंडेंट था उसके अंतर्गत, और वादीगढ़ बहुत सारे थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो रिलीफ क्लेम किया जा सकता है उसमें डिफेंडेंट एक नहीं 2-4 हो। मान लो कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में कोई बिल्डर है, तो उस बिल्डर के कई सारे डिवीज़न है कि बिल्डर ए भी बिल्डर बी भी है। अब आपने कोई यूनिट खरीदी है तो इसमें जो है दोनों बिल्डरों का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप इन दोनों के खिलाफ सूट लेके आ सकते हो। तो जिससे रिलीफ किससे चाहिए, तो रिलीफ में वो अगर आप इसके खिलाफ सूट लेके आओगे तो कहेगा नहीं जी ये भी पार्टी है तो मैं अकेला नहीं कुछ कर सकता हूँ, इनका डिसीजन इन्वॉल्वमेंट है, तो आप दोनों को एक तरह से
पार्टी बना सकते हो या डिफेंडेंट बना सकते हो, तो दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। रिलीफ क्लेम जिससे अगेंस्ट है तो सेम एज रूल 1 है यहाँ पे, वो रूल 1 में पार्टी था प्लेंटिफ प्लेंट के लिए, वाद पत्र के लिए, यहाँ पे डिफेंडेंट के लिए कि डिफेंडेंट में पार्टी जो है ज्वाइन कर सकते हो, मल्टीपल पर्सनस को आप ज्वाइन कर सकते हो जिनके खिलाफ आपको रिलीफ चाहिए। तो डिफेंडेंट एक से ज़्यादा आप जोड़ सकते हो जिनके खिलाफ आप रिलीफ चाहिए। तो रूल 1 में क्या था, पार्टीज आप किसको बनाओगे, ठीक है। रूल 2 में क्या था, रूल 2 में ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी वजह से मामला जो है डिले हो सकता है, ट्रायल ऑफ जो सूट की ट्रायल है वो डिले हो सकती है, या कोर्ट की प्रोसीडिंग को एम्ब्रेस हो सकती है, तो कोर्ट चाहे तो उसकी सेपरेट ट्रायल करा सकता है। रूल 3 क्या है कि ज्वाइंडर एज अ डिफेंडेंट, ठीक है, डिफेंडेंट के तौर पे ज्वाइंडर होगा। अब रूल 3A सेम है, जैसे रूल 2 था वैसे रूल 3A है। उसमें यह कहा गया कि अगर डिफेंडेंट जो है वो सेपरेट अगर डिले कर रहा है तो उसको भी सेपरेट किया जा सकता है, अगर डिले कर रहा है तो वापस अलग अलग उनको किया जा सकता है, ठीक है। फिर रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 कहता है कि कोर्ट जो है वो अपना जजमेंट देगी अगेंस्ट 1 or more ज्वाइंट पार्टीज। अगर ज्वाइंट पार्टीज है तो एक पार्टी को भी दे सकती है या एक से ज़्यादा पार्टीज के अगेंस्ट भी वो डिसीजन दे सकती है। सारे ज्वाइंटर्स हैं उनके अगेंस्ट भी दे सकती है या उनमें से किसी एक के अगेंस्ट भी कोर्ट का डिसीजन। तो रूल 4 जो है कोर्ट के डिसीजन की बात करता है, कोर्ट डिसीजन, और कोर्ट डिसीजन किसी एक के अगेंस्ट भी जा सकता है या जो भी ज्वाइंटर हैं वो सारे के अगेंस्ट, सारे ज्वाइंटर्स को के अगेंस्ट वो डिसीजन जा सकता है। जो भी ज्वाइनिंग पार्टीज हैं उन सब के अगेंस्ट भी जा सकता है और किसी एक के अगेंस्ट भी जा सकता है। अब रूल 5 आ जाओ, इसमें इंटरेस्ट की बात की गई है कि जो डिफेंडेंट है, ठीक है, जो क्लेम किया गया है उस क्लेम के अंदर इंटरेस्ट होना जरूरी नहीं है। डिफेंडेंट का जो सारे क्लेम है उसके अंदर इंटरेस्ट होना जरूरी है, कुछ बिना इंटरेस्ट के भी डिफेंडेंट हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सारे इंटरेस्ट कि तुमने मल्टीपल डिफेंडेंट्स ऐड करा दी तो सारे डिफेंडेंट को का इंटरेस्ट है उसमें से कुछ एक डिफेंडेंट्स हैं उनके खिलाफ आप कुछ का इंटरेस्ट है और कुछ का इंटरेस्ट उसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक देखो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि एक बैंक है, ठीक है। अब बैंक में हो सकता है कि एक सूट अगर बैंक के खिलाफ बैंक जो है किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक अगर उसके खिलाफ सूट फाइल करती है तो अब उसमें जिसने लोन ले रखा है उसका तो इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, तो बैंक ने उसको तो उसके खिलाफ सूट फाइल किया है। लेकिन अगर बैंक चाहे तो उसके खिलाफ भी सूट ला सकती है जो गारंटर होता है। गारंटर का इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है नहीं है, उसने तो गारंटी दी है इस प्रॉपर्टी की, उसका रिश्तेदार है, लेकिन बैंक ने क्या किया, दोनों को सूट में ऐड कर दिया। तो इसमें जरूरी नहीं है कि जो सूट है, जो सूट फाइल किया गया तो डिफेंडेंट जो है उसका क्लेम के अंदर जो क्लेम किया गया उसके अंदर कोई इंटरेस्ट होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि उसका डिफेंडेंट का कोई इंटरेस्ट होगा, बिना इंटरेस्ट के भी डिफेंडेंट को बनाया जा सकता है। ये बस सिंपल सी बात की गई है। अब रूल 6 इसी बात को और एलेबोरेट कर देता है कि अगर वो चाहे तो जॉइंटली कर सकता है या फिर जिम्मे जैसे डिफेंडेंट को जॉइंटली लायबल ठहरा सकता है या फिर पर्टिकुलर अकेले भी कह सकता है। जैसे कि वो चाहे बैंक, ऐसा कौन बैंक कब करेगा, अगर बैंक चाहे तो ऐसा कर सकता है कि वो खाली जिसने लोन लिया है उसको नोटिस भेजे, नहीं तो फिर वो या और गारंटर को भी नोटिस भेज दे, नहीं तो वो चाहे तो खाली जिसने लोन लिया उसको नोटिस भेज सकता है। बस यही है। अब रूल 7 की बात करते हैं। रूल 7 क्या कह रहा है, रूल 7 कह रहा है ऑर्डर 1 रूल 7, जब संदेह की स्थिति है, वादी को संदेह है, तो मान लो सपोज ए बी सी हैं, 3 व्यक्ति हैं। अब वादी को पता नहीं कि ए ने किया है कि एक के खिलाफ वाद लाया जाए या बी के, उसको ये पता है कि 3 है, तीनों में से कोई एक है, तो वो सारे के खिलाफ भी सबको पार्टी बना देगा एक तरह से। तो जब वादी को कन्फ्यूज़न है तो वो सबको पार्टी बना सकता है, ठीक है। जो जिनको उसको लग रहा है कि ए बी में से में तो इन तीनों को पार्टी बनाया जा सकता है। अब इसको थोड़ा और एलोबरेट करेंगे आगे। रूल 8 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रूल 8 है रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करता है। देखो रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव सूट
दो तरीके से होता है, यानी कि एक तो ये है कि ग्रुप में से कोई मेंबर जाए और कोर्ट से परमिशन ले आए। जैसे कि आप लोगों ने सबने 10-12 लोगों ने एक ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। अब वो बिल्डर क्या कह रहा है, बिल्डर ने प्रॉमिस किया नहीं जी जो हम प्रॉपर्टी में हैं हम ये सुविधाएं देंगे। फिर जब आप पोजीशन लेने गए तो बिल्डर कह रहा है नहीं, अब ये गवर्नमेंट का रूल आ गया है, आपकी रजिस्ट्री हो रखी है। अब बिल्डर कह गया नहीं आप, और उस एरिया का सर्किल रेट बढ़ गया। अब बिल्डर के दिमाग में बात आई सर्किल रेट बढ़ गया। अब पुराने वालों ने तो रजिस्ट्री करा रखी है, उनका उससे क्या लेना देना सर्किल बढ़ने से, लेकिन वो बिल्डर अड़ गया अपनी बात पे कि नहीं जी नए वाले तो दे रहे हैं, अब आपको भी इतना रुपया दोगे तभी मैं पोजीशन लेटर दूंगा। तो अब जिनमें से क्या वो 1000 लोग जो प्रताड़ित हैं उस बिल्डर से, क्या 1000 लोग उस बिल्डर के खिलाफ कंप्लेन करेंगे जाके कोर्ट में? उनमें से कोई ग्रुप में से कोई 1-2 बंदे निकल के आएंगे, वो जाके कोर्ट में परमिशन ले लेंगे और वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे उनके, ये हम इन व्यक्तियों की तरफ से सूट फाइल कर रहे हैं। या फिर दूसरी कंडीशन कब होगी, कई सारे लोग गए कोर्ट में, कोर्ट ने देखा और कहा भैया तुम सबका मैटर तो सेम ही लग रहा है यार, तो कोर्ट खुद कह देता है कि आप सब लोगों का तो एक ही मैटर है, तो आपस में डिसाइड कर लो। और कोई एक जना की पार्टी, क्योंकि ऐसा है कि सारे लोग लाइन लगाओगे यहाँ और सारे लोग आओगे, अलग अलग ट्रायल चलेंगे सबके, तो इससे अच्छा ये है कि सब लोग डिसाइड कर लो और डिसाइड करके अपना रिप्रेजेंटेटिव ले करके आ जाओ और सूट फाइल करो। तो दो तरीके से रिप्रेजेंटेटिव सूट डिसाइड होता है। एक तो कोर्ट की मर्जी से डिसाइड होता है, जब कोर्ट खुद कहता है कि आप लोग एक ही रिप्रेजेंटेटिव ले आओ, सबके मैटर एक ही लग रहे हैं। और दूसरा, जब आप आपस में बैठ के कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव तय कर लो। तो ऑर्डर 1 रूल 8 जो है रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करता है। कॉज ऑफ एक्शन रिप्रेजेंटेटिव सूट में क्या एक प्रोसेस है, तो रिप्रेजेंटेटिव में सबका कॉज ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति की और कंप्लेन है, ठीक है। अभी आगे बताएंगे, इसमें आप कह सकते हो कि नहीं कॉज ऑफ एक्शन सेम है कि नहीं है, तो अब बताऊंगा इसमें आगे। अब मुझे पता है आप लोगों के अंदर अभी तुरंत क्वेश्चन उठ गया होगा, ठीक है। तो कॉज ऑफ एक्शन में ये हो सकता है कि मतलब उसी चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मान लो किसी की कोई प्रॉब्लम है और किसी दूसरे की कोई और प्रॉब्लम है, तो हल्का फुल्का अलग हो सकता है। कॉज ऑफ एक्शन हल्का फुल्का अलग हो सकता है, लेकिन रिलीफ सबको सेम होना चाहिए। जैसे मान लो रजिस्ट्री कराई गई, तो हो सकता है किसी व्यक्ति से, उसको बिल्डर को पहले पता होगा, तो किसी के जो सूट होगा तो किसी से उसने मान लो 2 लाख रुपए सर्किल रेट है, तो उनमें से कईयों ने तो 1.5 लाख दिए हैं और बाद में उसको पता चल गया तो कईयों से उसने 2 लाख ही ले रखे हैं। तो जिसने वो 2 लाख ले रखे तो उसको तो 50,000 रिटर्न चाहिए होंगे ना। तो यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। किसी को उसमें से उसका कुछ हित निकल आया कि उसने भाई 50,000 ज़्यादा क्यों दिए, तो वो फिर अलग से उस मैटर में देखेगा। तो कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन रिलीफ सबको सेम चाहिए होता है कि भैया पुराने सर्किल रेट पे डिसाइड हुआ है तो पुराने सर्किल रेट पे ही पोजीशन लेटर, यानी पोजीशन लेटर तो सबको चाहिए ना, यानी कि रिलीफ जो है वो सबका सेम होना चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट हो सकता है और सबका इंटरेस्ट भी सेम होना चाहिए, तभी वो रिप्रेजेंटेटिव सूट वाला मैटर आएगा। कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि एक और एग्जांपल, कोई रिक्रूटमेंट हुआ है, तो रिक्रूटमेंट में कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी कॉपी सही से चेक नहीं हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं रिटर्न में उनकी कॉपी सही नहीं चेक हुई है, कुछ को इंटरव्यू में निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन 2 हो गए ना कि कोई इंटरव्यू की धांधलिक बात कर रहा है और कोई धांधलिक बात कर रहा है रिटर्न की, लेकिन सबको रिलीफ तो सेम ही चाहिए ना कि भाई एग्ज़ाम ये कैंसिल किया जाए, दूसरा री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। इंटरेस्ट भी दोनों का एक ही है और रिलीफ भी दोनों एक ही माना है। कॉज ऑफ एक्शन में वही एक को इंटरव्यू में रोक दिया गया, एक का रिटर्न में ही क्लियर नहीं हो पाया है। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है
वो ये मान के चलो कि आपका रिलीफ सेम होना चाहिए, इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन अलग हो सकता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव सूट के दो तरीके हैं, मैंने बता दिए हैं कौन कौन से तरीके हैं। जो भी पार्टीज़ हैं वो सारी की सारी लायबल होंगी इस रिप्रेजेंटेटिव सूट में। नोटिस दिया जाएगा सभी को, बिना सभी को नोटिस दिए रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है वो नहीं सक्सेस होगा। किसी क्लेम का परित्याग कोई नहीं करेगा। जैसे मान लो कोई क्लेम करता है तो कोई ये नहीं कह सकता नहीं जी हम तो अपना क्लेम छोड़ रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो क्लेम है वो सब पे सेम लागू होगा। सूट को विथड्रा कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर इसको लिए वैसे तो सूट विथड्रा, अब ये क्वेश्चन बन गया अलग से। सूट विथड्रॉ वाला पॉइंट जो है इसको आप ऑर्डर 23 के साथ पढ़िए। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सूट का विड्रा वाला एक पॉइंट है वो हम बाद में पढ़ेंगे। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा इसमें, तभी तो रिप्रेजेंटेटिव सूट है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक बंदा जाए बिल्डर से सेटिंग कर ले, होगा तो भैया हम तुम्हारा कर देंगे, क्यों रिप्रेजेंटेटिव बने घूम रहे हो इनके लिए। तो इसमें सबको नोटिस जाएगा। वो कोई भी व्यक्ति अपने क्लेम का वो कोई एक बने और रिप्रेजेंटेटिव जाएगा कहते नहीं हम तो अपना परित्याग करेंगे, बाकी जाएँ ऐसी तैसी में। तो तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव क्यों बनाया गया है? तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव सूट में कंडीशंस हैं कि कोई भी अपने क्लेम का परित्याग नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति सूट को विड्रॉ नहीं कर सकता है। ऑर्डर 23 हम बाद में पढ़ेंगे, इसको इसी से रिलेटेड है, विड्रॉ ऑफ सूट से रिलेटेड। और कोई कंप्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं होगा जब तक कोर्ट सभी को नोटिस नहीं दे देता है। ठीक है, अगर रिप्रेजेंटेटिव गड़बड़ करता है तो कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है उसकी जगह पर, या किसी और को लाया जा सकता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसकी जगह कोई और बनाया जा सकता है रिप्रेजेंटेटिव में। तो यहाँ तक बात समझ में आई। देखो अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ समझाई थी, अब जॉइंडर की बात मैंने समझाई थी रूल 6 में। ठीक है, रूल 6 में मैंने क्या बताया था कि जॉइंडर की बात की थी। जॉइंट कर सकते हैं कि जॉइंट में क्या होगा, एक जॉइंटली भेजा जा सकता है नोटिस और सेपरेटली भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे जॉइंडर की जब बात आती है तो जॉइंडर 3 तरीके से होता है रूल 6 के अंतर्गत। एक तो प्रॉपर जॉइंडर हो गया। तो प्रॉपर जॉइंडर कैसे से ए और बी ने केस फाइल किया और जिनके खिलाफ फाइल किया वो सी और डी हैं। ए ने सी के खिलाफ केस फाइल किया था पहले और बाद में डी को भी जोड़ दिया उसी में कि डी भी आ जाओ भाई, तुम डी को भी जोड़ दिया गया। तो इसमें ए और बी तो प्लेंटिफ हो गए और सी और डी जो गए डिफेंडेंट हो गए। अब बाद में लगता है कि यार सपोज डी की जगह उसे लगा डी को गलत जोड़ दिया गया है, तो डी की जगह ई होना चाहिए था। तो क्या करेगा, तो ये किस तरह का जॉइंट हो गया, ये हो गया मिस जॉइंडर। तो प्रॉपर जॉइंडर है एक, तो प्रॉपर जॉइंडर में कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरा हो गया इम्प्रॉपर जॉइंडर। इम्प्रॉपर जॉइंडर में एक फार्मूला हो गया मिस जॉइंडर का कि ये मिस जॉइंडर हो गया। तो मिस जॉइंडर तो ठीक है, बाद में हम अपना गलती सुधार करके उसको जॉइंट करा सकते हैं। ठीक है, तो रूल 1 और रूल 3 में पार्टी को जोड़ने की बात की गई। तो रूल 1 में हम प्लेंटिफ को जोड़ सकते हैं और रूल 3 में हम डिफेंडेंट को जोड़ सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं बता भी चुका हूँ। ठीक है, रूल 6 में जॉइंडर की बात की गई है कि पार्टी को जोड़ा जाएगा। तो पार्टी को जोड़ा भी जा सकता है और उनको सेपरेट भी किया जा सकता है। ठीक है, रूल 1 में वादी कौन कौन होंगे, वादीगण, और रूल 3 में रिस्पोंडेंट्स। ठीक है, या प्रतिवादीगण। तो अब इसमें से एक क्वेश्चन रूल 6 के अंतर्गत जॉइंडर की बात की गई। रूल 6 में जो जॉइंडर है वो प्रॉपर हो सकता है, यानी कि सही से सब कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्रॉपर हो गया तो 2 तरीके से होगा, एक तो मिस जॉइंडर हो गया और दूसरा नॉन जॉइंडर हो गया। देखो जो मिस जॉइंडर हो गया तब तो कोई बात नहीं भाई, मिस जॉइंडर हो गया क्या दिक्कत है कि अगर मिस जॉइंडर हो भी गया है तो आप चेंज कर लो। अब नॉन जॉइंडर क्या है, मान लो अगर आपने किसी एक व्यक्ति को नेसेसरी पार्टी बना दिया, नेसेसरी पार्टी बनाने के बाद अगर कोई डिसीजन आता है और बाद में ये पता चलता है ये तो पार्टी ही नहीं है, तो जो पार्टी बनाई गई है उसका सूट से कोई लेना देना नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है,
तो फिर क्या होगा, सूट अपने आप में वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अगर उसको आपने नेसेसरी पार्टी बना दिया है तो नॉन जॉइंडर है वो, अगर देखो सूट पे फर्क नहीं पड़ रहा है, सूट उसके पक्ष में आ जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो उस पक्ष में आ भी जाता है और वो नॉन जॉइंडर है तो उसके खिलाफ क्या हो जाएगा, एक तरह से सूट का कोई मतलब थोड़ी रह जाएगा, कोई तो पार्टी नहीं है, गलत पार्टी बन गई है। तो पार्टीज और कॉज ऑफ एक्शन पे ये पूरा जॉइंडर का खेल चलता है कि आप जो सही पार्टी को बना रहे हो, आपने सही कॉज ऑफ एक्शन ऐड नहीं किया है या कुछ है, तो इसमें नॉन जॉइंडर के केस में क्या होगा, पूरा का सूट आपका वॉइड हो सकता है। तो सबसे पहले अब इसमें रूल 9 आ जाता है, उसको देखते हैं। तो रूल 9 वही कहता है जैसे एक्स ने वाई के खिलाफ सूट फाइल किया। ठीक है, तो एक्स ने जब वाई के खिलाफ सूट फाइल किया तो अपने प्लेंट में उसने लिखा ऑर्डर नंबर 7, प्लेंट फाइल करने का मतलब ऑर्डर 7 हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो उसमें पता चला कि इसने वाई के खिलाफ सूट जो फाइल किया है इसमें पार्टी वाई तो है ही नहीं, पार्टी तो जेड है। तो इसमें जो है आप जो है एक तरह से ये गलत जॉइंडर हो गया, मिस जॉइंडर हो गया। तो रूल 9 मिस जॉइंडर की बात करता है। अब ये मिस जॉइंडर हो गया है तो इसको बोलते हैं 617 की एप्लीकेशन। अगर आप कोर्ट की भाषा में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं 617 की एप्लीकेशन लगा दो। कोर्ट आपको स्पेसिफिकली इजाज़त देता है, पावर देता है कि जो प्लेंट आपने फाइल की है और आपको ये लगता है कि उसमें कोई करेक्शन होना है या कोई करेक्शन होना चाहिए, तो आप कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन लगाएंगे और उसको आप 617 की एप्लीकेशन बोलते हैं, ऑर्डर 6 रूल 17। इसका मतलब होता है अमेंडमेंट इन द प्लेंट। ऑर्डर 6 रूल 17 मिस जॉइंडर के केस में अमेंडमेंट इन द प्लेंट में आप अमेंडमेंट कराते हो। इसको ऑर्डर 6 रूल 17 और रूल 18 दोनों एक साथ पढ़ने हैं। कोर्ट ने इजाज़त दे दी कि चलो अमेंडमेंट कर लो, लेकिन अमेंडमेंट कर लिया और कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं लिखा है तो आप अधिकतम 14 दिन के अंदर अपनी प्लेंट में संशोधन कर लेते हैं। 14 दिन में नहीं किया तो बाद में अमेंडमेंट करने की इजाज़त ख़त्म हो जाएगी, आप एक्सटेंशन ले सकते हो अलग से। ये रूल 18 में लिखा गया है। तो ऑर्डर 6 रूल 17 है और रूल 18 है। ऐसा थोड़ी अनिश्चित काल के लिए नहीं कि टाइम मिल गया आपको आप बिल्कुल भूल जाओ बैठ के, कोर्ट ने कह दिया कि नहीं हाँ आप ये कर सकते हो, आपने परमिशन ले ली, 617 की एप्लीकेशन लगा दी और आप ऐड नहीं कर रहे हो। ऐसा टाइम पीरियड है, 14 दिन के अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 9 रूल्स तक हैं। बाकी के रूल्स जो हैं 3 रूल बचे हुए हैं, 10, 11 एंड 13, वो हम पढ़ेंगे। 10, 11, 12, 13 4 रूल बचे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, जितनी भी स्टडी यहाँ पे कराई जा रही है, आपको सारी समझ में आ सके। प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ के साथ जो भी कोर्ट में कैसे प्रोसीडिंग चलती है, कैसे आपको वाद पत्र संलग्न करना है, कैसे कोर्ट में केस लड़ना है अपना, और साथ ही साथ अपनी लीगल नॉलेज को कैसे बिल्कुल परफेक्ट रखना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चैनल में जितनी बातें बताई जाती हैं उनको ध्यान से सुनें, उनकी प्रोसीडिंग्स पे कैसे क्या ध्यान, उसको पूरा ध्यान दें, 1 to 1 सारे लीगल टर्म्स को समझ लें अच्छे से। और आप इस चैनल को नोटिफाई ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी और इमीडिएट अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको समय पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।